अब जरा ये थोड़ा सा आपके सामने मैं आदाद और शुमार लेके आ रहा हूं कि किधर पाकिस्तान था मार्च में जब अदम एतमाद की इन्होंने टेबल किया असेंबली में, और किधर आज है। 7 महीने में जो पाकिस्तान हुआ, जो इससे हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर से मैं आपको बता दूं कि 5.7 2021 में पाकिस्तान बढ़ रहा था आगे, और 6% 22 में बढ़ा था। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान सबसे तेजी से हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राअत थे 4.4%, वो भी 17 साल में सबसे ज्यादा। इंडस्ट्री 10.7%, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2, ये भी 17 साल में सबसे ज्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस 31 अरब रिकॉर्ड। हमारे टैक्स 6,1500 अरब रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और जो महंगाई थी हमारे दौर पे, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो 12.2 था, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई थी वो 14% थी। अब जब से ये आए हैं, इनकी SPI हमारे दौर में थी 14%, इनके दौर में गई है 45%। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। और जो CPI है वो 27%, हमारे दौर में 12% थी। और फिर पेट्रोल, आटा, घी, दाल, बिजली, सबकी 100% कीमत बढ़ चुकी है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वो सबसे ज्यादा 50 साल में इनके दौर में बढ़ी है। रुपया 178 रुपया था डॉलर जब अदम एतमाद हुआ, आज 240 रुपए। आज ये जरा सुनते जाएं कि जिन्होंने ये मुल्क में ये चोरों को लेके आए, इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये तारीख याद रखे कि ये जो हुआ है हमारे मुल्क से। इन्होंने जो ज़राअत तेजी से बढ़ रही थी, ज़राअत के अंदर गन्ना 9% कम, चावल 40% कम हुए हैं, कपास 25% कम, और इस वक्त जो हमारी बेरोजगारी है वो 22.5% बढ़ चुकी है। फिर जो सबसे खौफनाक चीज कि आज जो बाहर की दुनिया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने कर्जे क्या वापस कर सकता है, उसकी रिस्क क्या है, आज 100% से ज्यादा बढ़ गई है। जब हम गए थे तो 5% थी। तो आज बैरूनी दुनिया ने, मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया। 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको कोई एतमाद नहीं। तो मैं फिर से पूछता हूं कि माइशत नीचे, हमारी जमहूरियत, ऑपोजिशन ही खत्म हो गई। जो हमारा लोटा था वो ऑपोजिशन लीडर बन गया, वो नून के टिकट पे लड़ेगा, तो असेंबली भी खत्म। हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, FIA के ऊपर इन्होंने अपना आदमी बिठा के सारे केसेस माफ करवा लिए और उनके ऊपर जुल्म किया।
जो कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो अब कब एफआईए खड़ी होगी किसी ताकतवर के सामने? नैब में अपना आदमी बिठाया, अपने केसेस माफ। इदारे जो मुल्क की बुनियाद होते हैं वो कमजोर। सबसे ज्यादा जुल्म किया मुल्क की अखलाकियात पे और रूल ऑफ लॉ पे, कि इन्होंने आते साथ ही अपने सारे केसेस माफ करवाने शुरू कर दिए। तो मुल्क में क्या पैगाम दिया कि जो जेलों में लोग भरे हुए हैं उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो गरीब हैं। ताकतवर सारे बड़े बड़े डाकू बचते जा रहे हैं। मुझे यह बताएं कि उस मुल्क का अब क्या मुस्तकबिल होगा? मैंने जो आज आपको सबको यहां बुलाया, मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि हम दो रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हम अगर अब चुप करके इस जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम करेंगे, आगे तबाही है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया था कि जब ताकतवर को एक मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता और सिर्फ कमजोरों को पकड़ता, तबाह हो जाता है वो मुल्क। तो तबाही के सामने ये देखें कि रूल ऑफ लॉ तो आज खत्म हो गया ना पाकिस्तान में, और फिर जो इखलाकियात का कत्ल हुआ, अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ, तो आज अमर बिल मारूफ तो इन्होंने खत्म कर दिया, बुरों को ऊपर आके बैठा दिया। तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये चीजें इसलिए रखी कि आपको सबको अंदाजा हो कि एक हुकूमत जो चल रही थी, जिधर उम्मीद थी लोगों को, नौजवानों को, उस हुकूमत को हटा के इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म किया, 25 मई को हमारे सारे इंसानी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, उसकी खिलाफवर्जी की। लोगों के घरों में घुस घुस के ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना चादर, ना चारदीवारी, घुस के लोगों के घरों पे उठाया, मारा, धमकियां दी। कई जेल में 11 साल के बच्चे को पकड़ के जेल में ले गए। और मैं अभी मिला मेजर साहब से, मेजर साजिद बुखारी को भी मुझे वो और उनका बेटा मिलने आया। कहता हमारे घर में 3 बजे एकदम बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, और कहता अंदर आने हमें धमकियां दी और अंदर कहते दरवाजा खोलो। उसने कहा मैंने उनको कहा है कि पहले वारंट दिखाओ, कौन हो तुम? उसके बीवी बच्चे थे, उसको क्या पता कि 3 बजे कौन आदमी आ रहा है? उसे क्या पता वो कौन था? और उसने अपने सेल्फ डिफेंस पे जब फायर किया तो कहता इन्होंने मुझे और मेरे बेटे पे जो पुलिस में तशद्दुद किया, वो बेटा जिसका कसूर ही नहीं था, कहता मैंने तस्लीम किया कि मैंने गोली मारी है। उसके बावजूद 5 महीने मेरे बेटे को इन्होंने जेल में जो तशद्दुद किया, उससे जो जुल्म किया, वो कहता बेटा मुझे कहता मैं हमेशा के लिए बदल गया हूं। हमारी 70 साला पीटीआई की खातून, उसको रात के 3 बजे उठा के जेल में ले गए। मैं सवाल पूछता हूं, जिनकी जिम्मेदारी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, सोए हुए थे, किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो मजीद और जुल्म हुआ, जब एक खास आदमी इस्लामाबाद आया, जिसको मैं डर्टी हैरी कहता हूं, उसने जो जुल्म शुरू किया, उसके दौर में जो जुल्म हुआ, सहाफियों को धमकियां,
उनको मार रहे हैं। एयाज अमीर जैसे दानश्वर को, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, मुल्क से बाहर चला गया साबिर शाकर, मोहित पीरजादा, और फिर जो अरशद शरीफ से किया, ये कभी पाकिस्तान में हमने ऐसा नहीं देखा। जुल्म किया, डराया धमकाया। कसूर उनका क्या था कि वो इमरान खान का मौकफ मीडिया के ऊपर लेके आ रहे थे। खौफ फैलाया गया कि और कोई ना कुछ करे, बाकी लोग डरे। मीडिया हाउसेस बंद किए, उनको धमकियां दी। सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, उनको घर से उठा के ले जाते थे, मार फेंटा लगा के घर वापस ले आए। नदीम गुजरावाला से मुझे नौजवान मिला, कहता मुझे घर से उठा के ले गए, मुझे नंगा किया, तशद्दुद किया, और कहा कि अगर तुमने आगे से कोई भी इमरान खान के लिए तुमने कोई सोशल मीडिया पे लिखा तो तुम्हें मिसिंग पर्सन कर देंगे। और फिर जो इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के मारा, नंगा किया, तशद्दुद किया, आजम स्वाति ने खुद अपनी दास्तान बताई जो उन्होंने उससे किया। और अरशद शरीफ का कि सबको पता है कि अरशद शरीफ क्यों मुल्क छोड़ के गया था, कौन धमकियां दे रहा था, और फिर उसे कत्ल करवाया, शहीद किया उसे। और मैं अपनी तो बात नहीं करता, मुझे वो मुजम्मिल लड़का याद है जो उस शूटर के पीछे गया था 3 बच्चों के साथ, वो वजीराबाद के जलसे में आया था। उसको जिस तरह कत्ल किया, उसको उस शूटर ने नहीं गोली मारी। मैं अब सबके सामने, मौजम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहां, एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई, और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना। तो रास्ते में बेचारा मौजम आ गया। और मैं आज अभी आपके सामने ये 2 वीडियो चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जरा गौर से देखें, क्योंकि मुझे पता था, मैं अब जो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पता था ये 3 लोगों ने प्रोग्राम बनाया मुझे मारने का। मुझे पता था, मुझे अंदर से खबरें आई, एजेंसीज के अंदर से, कि पहले ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान ने तौहीन मजहब की, और उसके बाद ये कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने इसे कत्ल कर दिया। ये 2 आप वीडियो देखें, ये आज से 2 महीने पहले मैंने ये क्या कहा था, ये देखें। किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया और दूसरी कोशिश कर रहे हैं। पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने
दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं। जी, तो मैं ये आपको आज इसलिए दिखाई कि प्लान का मुझे पहले पता था। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इन्होंने समझा था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी तो एकदम लोग भूल जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। इनके ज़हन में भी नहीं था कि एक बाशऊर पाकिस्तानी पब्लिक बजाय तहरीक इंसाफ को भूलने के लिए उस कौम हमारे साथ आके खड़ी हो गई। और जितने जितने इनकी शक्लें देखते रहे इन चोरों की, और ज्यादा लोग हमारे साथ आ गए। और फिर जो इन्होंने मायशत की तबाही की, उससे और मजबूत हो गई पार्टी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शनों में लोगों ने बार बार पैगाम दिया कि इन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत उनके लिए मंजूर नहीं है। बार बार कौम ने पैगाम दिया, लेकिन बजाय अवाम की आवाज सुनने के हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। यानी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसको हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमें डराने, धमकाने, तोड़ने, तशद्दुद करने पे। मैं आपको बताऊं, 50 साल से पाकिस्तान कौम मुझे जानती है। 50 साल से मुझे जानती है पाकिस्तानी कौम। मैंने कभी इस तरह नहीं मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क में रहते हुए कि पिछले 7 महीने में मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद कोई मुल्क दुश्मन हूं या मैं कोई मुजरिम हूं। जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर काटी, मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का केस लिया है, मुझे पकड़ने आए, अवाम खड़ी हो गई। इन्होंने जिस तरह मेरे कारकुनों के ऊपर केसेस बनाए, इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन में हराने का। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। उसके बावजूद अवाम ने फिर से पैगाम दिया। दूसरी दफा जब बाय इलेक्शन हुआ, अवाम ने पैगाम दिया कि वो हमारे साथ, इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ, लेकिन बजाय अवाम की आवाज सुनने के हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया।
यानी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसको हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमें डराने, धमकाने, तोड़ने, तशद्दुद करने पे। मैं आपको बताऊं, 50 साल से पाकिस्तान कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानती है पाकिस्तानी कौम। मैंने कभी इस तरह नहीं मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क में रहते हुए कि पिछले 7 महीने में मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद कोई मुल्क दुश्मन हूं या मैं कोई मुजरिम हूं। जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर काटी, मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का केस लिया है, मुझे पकड़ने आए, अवाम खड़ी हो गई। इन्होंने जिस तरह मेरे कारकुनों के ऊपर केसेस बनाए, इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन में हराने का। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, उसके बावजूद अवाम ने फिर से पैगाम दिया। दूसरी दफा जब बाय इलेक्शन हुआ, अवाम ने पैगाम दिया कि वो हमारे साथ इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, फेडरल पार्टी, जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उसके ऊपर यह हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मौका इस्तेमाल किया हमें कमजोर करने का। सबको, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी गई कि हमें ना दिखाया जाए। ये जलसे के ऊपर जितनी हमें मुश्किलात पड़ी, कभी हमें हमारी अपनी पुलिस ना सुने। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस हुई है, हमारे साथ ताउन ना करे, कभी सुना है? मैंने जब अपनी एफआईआर कटवाने की कोशिश की, मुझे तो पता था वो 3 कौन है, मुझे तो पहले पता था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता जी मुझे हटा के किसी और को बिठा दे, मैं नहीं साइन कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आईन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे,
और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा, वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, आपकी अगर फौज मजबूत नहीं होगी, तो मुसलमान दुनिया में देख लें क्या हालात है मुसलमान मुल्कों के आज। हमें तो फख्र है कि सारे मुसलमान मुल्कों में हमारी सबसे ताकतवर फौज है। तो जब मैं तनकीद करता हूं अपने इदारों की, अपनी अदलिया की, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, यहां पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं। यह गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, यह सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 20 साल बाहर रहा, क्रिकेट खेलने की वजह से बाहर अपना वक्त गुजारा। मेरा एक दफा कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई घर है पाकिस्तान के अलावा। कभी मैंने तस्वीर नहीं किया था कि मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि यह मुल्क है जिधर मैं खुददारी से पढ़ सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि यह मुल्क हकीकी तौर पे आजाद हो, ताकि अपने ये मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने आखिरी खून के तप्पे कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा।